वेलकम बैक फ्रेंड्स टू द सीरीज ऑफ हिस्ट्री और इतिहास के इस सीरीज में मैं दीपक राठौर आपका स्वागत करता हूं। और ये हमारा इतिहास का लेक्चर नंबर 3 है। इससे पहले हम 2 लेक्चर कवर कर चुके हैं, जिसमें हमने पहले लेक्चर में केवल ये जाना था कि हिस्ट्री को पढ़ने के लिए हमारी अप्रोच क्या होनी चाहिए, यानी हम किस प्रकार इतिहास को पढ़ेंगे जिससे कि वो आपको एकदम सरल लगे और अच्छे आसानी से याद हो जाए। और सेकेंड लेक्चर में हमने क्या किया था, हिस्ट्री के इंट्रोडक्शन को जाना था। ये जाना था हम हिस्ट्री पढ़ते क्यों हैं, हिस्ट्री का एक सोर्सेस का इंट्रोडक्शन लिया था, यानी स्रोतों का एक केवल परिचय लिया था। तो उसी लेक्चर को आगे बढ़ाते हुए आज हम हिस्टोरिकल सोर्सेस को कंप्लीट करेंगे और ये जानेंगे कि कौन कौन से ऐसे स्रोत रहे हैं जिनके जरिए हमें ये पता चला है कि हमारी जो इतिहास है वो कैसा रहा है, यानी जिनके जरिए हम ये चीज़ पता लगाने में सक्षम रहे हैं कि हमारे जो पास्ट में जितनी भी गतिविधियां हुई हैं या जितनी भी हमारे पास्ट में इवेंट हुए हैं उनका आज के लाइफ पर क्या इम्पैक्ट पड़ा है। यानी सीधे एक भाषा में बात करें कि ऐसे कौन कौन से स्रोत हैं जो हमें इतिहास की जानकारी बताते हैं, उनके बारे में हम जानेंगे। तो हिस्टोरिकल सोर्स को शुरू करने से पहले मैं आपको 2-4 इम्पोर्टेंट टॉपिक बता दूं जो आपको मिलते हैं। 2-4 इम्पोर्टेंट पॉइंट मिलते हैं। जैसे हिस्ट्री में आपने कभी डेट लिखी देखी हो तो 2-3 शब्द आपको कॉमन मिल जाएंगे। एक तो बीसी मिलेगा, दूसरा एडी मिलेगा, हो सकता है अब कहीं कहीं बीसीई भी मिलने लगा है, या हो सकता है कहीं सीवी सीई मिले, और कभी कभी रेयर केस में बीपी भी मिलेगा। तो अभी हम ये जानेंगे कि एक्चुअली ये होते क्या हैं और ये क्यों लिखे जाते हैं डेट के साथ में, या किसी डेट के साथ में ये लिखे हैं तो उनका मतलब क्या होता है। जैसा कि आपको पहले ही पता है कि जो हिस्ट्री है वो दैट इज ए सब्जेक्ट ऑफ डेट्स। क्रोनोलॉजिकली चीज़ें चली हैं, लगातार चली हैं, तो समय का अध्ययन करना जरूरी है कि कितने साल पुरानी ये चीज़ रही है, कितने साल में ये घटना हो गई है, या इन इस डेट और इस डेट के बीच में कितना अंतराल है। ये सारी चीज़ें अभी हम देखेंगे। अच्छा, एक जनरल सी चीज़ बताएं आपको। यदि आपसे कोई कहे कि 4 साल पहले, मैं तो आपसे एक केवल जनरल क्वेश्चन पूछा जाए कि 4 साल पहले, तो आपके मन में एक ख्याल आएगा, सर कब से? आज से, कल से, परसों से, या 1 साल पहले से 4 साल पहले? हम कहें 2 किलोमीटर, आप कहो कहाँ से? यानी कि आपको यदि पता हो तो मैंने पहले लेक्चर में आपको एक चीज बताई थी कि हर एक मेजरमेंट के लिए किसी का भी मापन हो, किसी का भी मापन हो, चाहे वो समय का हो, चाहे ऊंचाई को हो का हो, चाहे सालों का हो, किसी का भी मापन हो, आपको एक रेफरेंस पॉइंट की आवश्यकता पड़ती है जहां से आप उसको नापो। रेफरेंस पॉइंट जिसे बोलते हो प्रारंभिक बिंदु, प्रारंभिक बिंदु। तो यही इतिहास के साथ हुआ कि इतिहास के डेटों को नापा तो जाएगा, इतिहास के डेटों को गिना तो जाएगा, लेकिन उसका एक प्रारंभिक बिंदु भी तो होना चाहिए कि कहाँ से गिना जाए इनको। तो याद रख लेना, प्रारंभिक बिंदु माना गया है हमारे ईसा मसीह के जन्म, इसको बर्थ ऑफ क्राइस्ट। ये हमारा रेफरेंस पॉइंट, यानी ईसा मसीह के जन्म की साल का जन्म। ये मान लो ईसा मसीह का जन्म एक प्रकार आपकी नंबर लाइन है। ये इधर चलते जाओगे तो उसके जन्म के बाद की घटना होंगी, और इधर अगर चलते जाएंगे तो उनके जन्म के पहले की घटनाएं होंगी। यानी जो भी सालें इधर लिखी होंगी उन्हें आप बोलोगे बीसी, और जो भी सालें उनके जन्म के बाद जो भी घटनाएं हुई हैं उन्हें आप लिखोगे एडी। बीसी मीन इसे बोला जाता है बिफोर क्रिस्ट। एडी दैट मीन होता है एनो डोमिनी। क्लियर? यानी कि जन्म के बाद की घटनाओं को सब एडी में लिखोगे और जन्म के पहले की घटनाओं को आप किसमें लिखोगे? बीसी में लिखोगे। एक एग्जाम्पल देते हैं।
मान लीजिए कहीं पे लिखा हुआ है 20 BC, कितना लिखा है 20 BC। 20 BC का मतलब है, BC मतलब जन्म से पहले, यानी इसका मतलब है ईसा मसीह के जन्म से 20 साल पहले की घटना है। कितने साल पहले की? 20 साल पहले की घटना 20 BC लिखा। अगर यही चीज़ हम कहते हैं 20 AD, एनो डोमिनी, तो इसका मतलब है कि जो ये 20 AD में जो भी घटना हुई है, इसका मतलब कि ये घटना ईसा मसीह के जन्म के 20 साल बाद हुई है। क्लियर बात? अब एक बात बताओ, ध्यान से समझना। कभी कभी क्या होता है, आप कहोगे सर ये उल्टी चलती है, इधर वाली उल्टी मिलेंगी आपको और इधर वाली सीधी मिलेंगी। कैसे? ध्यान से देखो। एक घटना हुई है 20 BC, एक घटना हुई है 40 BC। अच्छा वो बताओ, 40 BC वाली पहले होगी कि 20 BC वाली? यानी 40 साल पहले घटना हो गई, वो पहले हुई होगी, कि जो घटना 20 साल पहले हुई है वो पहले हुई होगी? ऑब्वियसली 40 साल पहले वाली घटना। यानी यहाँ पे जो घटना होगी 40 BC वाली। इधर पे और चले आओ पीछे, ये 60 BC यानी 60 साल पहले हुई होगी। और चले आओ पीछे, जो 80 BC, जो भी लिखना हो आपको। मतलब आप यहाँ पे एक चीज़ देख रहे हो कि जो BC में जैसे ही टाइम बढ़ता जा रहा है, यानी समय हमारे नज़दीक आता जा रहा है, वैसी सालें घटती चली जा रही हैं। यानी 80 BC वाली घटना पहले की है, जबकि 60 BC वाली घटना उसके बाद की है। अगर वही बात हम करें, यहाँ कितना लिखा 20 AD, यहाँ लिख दिया 10 AD, यहाँ 30 AD, 40 AD। तो इसका मतलब क्या है कि 10 साल बाद, ईसा मसीह के जन्म के 10 साल बाद ये घटना हुई है। ये घटना 20 साल बाद हुई है। ये घटना 30 साल बाद हुई है। तो बताओ सबसे पहले घटना इसमें कौन सी हुई है? 40 वाली सबसे पहले, फिर 30 वाली हुई होगी, फिर 20 वाली हुई होगी, और फिर 10 वाली हुई होगी। यानी AD में सारा सिक्वेंस सीधा चलता है, लेकिन BC में ये चीज़ क्या हो जाती है? उल्टी हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर नंबर लाइन आपकी उल्टी चलती है। यानी 60 साल 80 साल पहले वाली घटना पहले हुई होगी, 60 वाली बाद में होगी, उसके बाद 40 वाली हुई होगी, फिर 20 वाली हुई होगी। लेकिन यहाँ पे ऐसा उल्टा है, AD में 40 वाली बाद में और 30 वाली पहले। ये बात क्लियर हुई? AD और BC एक रेफरेंस पॉइंट माना गया। अब बात करते हैं सर, ये BC का BCE का मतलब क्या होता है, और ये CE का मतलब क्या होता है? BCE और CE कुछ नहीं है। ये जो BC लिखा है, ये क्या है? अगर आप BC और AD देखो, ये क्रिस्ट का मामला है, थोड़ा सा रिलीजियस के ऊपर जा रहा है। तो कुछ नहीं है, BCE है, तो BC को ही क्या लिख सकते हो आप? BCE। इसे नाम दिया जाता है बिफोर कॉमन एरा, बिफोर कॉमन एरा। क्लियर? यहाँ से आपकी कॉमन एरा स्टार्ट हो जाती है। तो यह आपका BCE है, क्या? BCE। और दूसरी चीज क्या होती है? CE। CEAD को लिखोगे, जिसका मतलब होता है कॉमन एरा, कॉमन एरा। क्लियर? तो ये दो शब्द है, कुछ नहीं है। जो BC और AD है वही है। कभी कभी आपको मिलेगा BP, रेयरली केस में मिलेगा। BP कुछ नहीं है, इसका सीधा फुल फॉर्म लिख लो, आज से पहले, यानी बिफोर प्रेजेंट। क्लियर बात? तो ये बात कहाँ की हो गई है? ये हो गई नंबर लाइन, यानी डेट लिखनी कैसे जाएंगे। अगर हम आपसे कहेंगे 20 BC और 10 AD के बीच का फासला बताइए, इन दोनों के बीच में कितने साल का अंतर है? तो 20 साल पहले की घटना तो 20 ही हो गई, और 10 साल बाद की ये घटना, यानी 20 और 10 कितनी साल हो गई? इसकी 30 साल। क्लियर है? एक अच्छे ओवरव्यू था कि हम किस प्रकार डेटों को देखेंगे। अब बात करते हैं आगे, हिस्टोरिकल सोर्स की बात चल रही थी, हिस्टोरिकल सोर्स को देखते हैं। हमने क्या बताया था कि प्रत्येक चीज को पढ़ने के लिए एक सोर्स यानी स्रोत की आवश्यकता होती है। बिना स्रोत के कोई भी चीज संभव है ही नहीं। ये पहले वाले लेक्चर में हमने आपको बताया था। उसी प्रकार यदि इतिहास है, इतिहास को हम पढ़ रहे हैं, इतिहास के बारे में हम जानते हैं, तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं हमें इसके स्रोत मिले हुए हैं। उन्हीं स्रोतों के जरिए तो हम जानते हैं, क्योंकि हमें सीधा तो ऐसा कोई भगवान ने शक्ति तो दी नहीं कि सीधा इतिहास जान जाओ पीछे क्या हुआ होगा। कुछ स्रोत मिले हैं, कुछ लिखित चीज़ें मिली हुई हैं,
कुछ पुरातात्विक चीज़ें मिली हुई हैं, कुछ विदेशी विवरण आपको मिले हुए हैं, जिनके जरिए हमने क्या लगाया, इतिहास का एक अनुमान लगाया है कि पहले ज़माने में कैसा इतिहास रहा होगा, पहले के ज़माने के कैसे क्रियाकाल कलाप रहे होंगे। तो यही हम करने वाले हैं। अभी हम पढ़ने वाले हैं इतिहास, हिस्टोरिकल सोर्स है, ऐतिहासिक स्रोत। तो क्या बताया था, जो आपके ऐतिहासिक स्रोत हैं इसको कितने पार्ट में डिवाइड करवाया था? कल हमने ऐतिहासिक स्रोत को 3 पार्ट में डिवाइड किया था। कितने? पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, मेनली 3 पार्ट में डिवाइड हम करेंगे थे। और ये आपका थर्ड पार्ट। फर्स्ट पार्ट, पहले पार्ट का मतलब है जिसे आप बोलोगे पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत, इंग्लिश में लिखो आर्कियोलॉजिकल। सेकंड के अंदर हमने देखा था लिटरेरी सोर्स। इसे आप बोलते हो साहित्यिक स्रोत। और तीसरा था आपका फॉरेन अकाउंट। जैसे हिंदी में बोला जाएगा विदेशी विवरण। चलो सबसे पहले हम बात करते हैं कि पुरातात्विक स्रोत क्या होते हैं, आर्कियोलॉजिकल सोर्स क्या होते हैं। पुरातात्विक स्रोत को जानने से पहले हम ये जान लेंगे कि पुरातात्व होता क्या है। अगर हम पुरातात्विक स्रोत की बात करें, सबसे पहले हम जानेंगे कि ये पुरातत्व का मतलब होता है ऐसे स्रोत जो आपके खुदाई में मिले। किस में मिले? खुदाई में मिले। आर्कियोलॉजी, खुदाई में क्या मिलेगा? हो सकता है खुदाई में आपको कोई घर का एक रूप मिल जाए, कोई स्मारक मिल जाए, सिक्के मिले, बर्तन मिले। ये जो सारी चीजें आपको मिली, सिक्के मिले, बर्तन मिले, घर मिला, स्मारक मिले, कोई अ, आपका हाँ ऐसा ही कोई आपका स्मारक मिल गया, कोई आपका हो सकता है स्तंभ मिल जाए। तो ये चीजें क्या होती हैं, जैसे कोई भी खुदाई हुई है, आर्कोलॉजिकल सर्वे हुआ है, उसमें खुदाई की गई और आपको ये चीजें मिली, घर मिले, स्मारक मिले, सिक्के मिले, बर्तन मिले, स्तंभ मिले, ये सारी चीजें आपको मिली हैं, यानी पुरातात्विक जो चीजें मिली हैं। तो हम क्या करेंगे, इनके बेसिस पर हम ये चीज का अंदाजा लगाएंगे कि वहाँ का इतिहास कैसा रहा हो सकता है सिक्के पर किसी की मूर्ति हो, किसी का सिर लगा हुआ हो, कोई बर्तन हो उस पर डिजाइन निकली हो, खम्बा हो उस पर कोई अभिलेख लिखा हो, स्मारक पर भी कुछ लिखा हो, घर की एक विशेष डिजाइन हो। तो हम इनके ऊपर ये आकलन लगा लेंगे कि पहले जमाने का इतिहास, यानी हमारे पूर्वजों का जो हिस्ट्री है वो कैसा रहा है। अब कैसे पता लगा लेंगे? आपको एक चीज पता है, आदमी वही चीज लिखता है, वही कार्य क्रियाकलाप करता है जो वह सोच सकता है या उस टाइम पे वह कर सकता है। अगर कोई भी आदमी किसी स्तंभ पर कुछ चीज लिख रहा है, इसका मतलब है ये चीज उस टाइम पे हो रही है। आदमी वही सोचता है जो वो करता है, मैक्सिमम करता नहीं, मतलब वही सोच सकता है जो वो कर सकता है। सिक्के पे किसी चीज की मूर्ति है, इसका मतलब है उस टाइम पे वो मूर्ति थी। स्मारक पे कुछ लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि उस टाइम पे वो गतिविधियां होती थी। तो इन सारे बेसिस पर हम क्या करते हैं, आर्कोलॉजिकल सोर्सेस करते हैं। इनमें कुछ लिखा हुआ नहीं मिलता, लेकिन हम क्या करते हैं, अपना अंदाजा लगाते हैं कि उस टाइम की सोसाइटी कैसी रही होगी, उस समय का इतिहास कैसा रहा होगा। क्लियर? और इसी के अध्ययन को क्या बोलते हो? पुरातत्व में आप देखेंगे आपको स्मारक मिलेगा और चीज मिलेगी। तो इसमें आपको एक चीज और मिलेगी, हो सकता है अभिलेख मिले। लिखवाए, अभिलेख पुरातात्विक के अंदर ही आता है। अभिलेख, अभी अभिलेख क्या होता है? अभिलेख का मतलब होता है किसी महाराजा या उनके कोई मंत्रीगण या उनके जो भी
उनका जो राज्य वो किसी भी व्यक्ति ने क्या किया है कि राजा के बारे में कहीं पे एक है पिलर लगवा दिया और उस पर कुछ लिख दिया, कुछ लिखवा दिया। राजा ने कोई भी ऐसा यादगार काम किया कि उस पर वहां पर उस शिला के ऊपर लिखवा दिया, तो इसे बोलोगे अभिलेख है। ये भी एक कौन सा स्रोत है आपका? पुरातात्विक स्रोत है। अभिलेख को क्या करते हो? अभिलेख का एक स्टडी होती है इंस्क्रिप्शन, क्या बोलते हो? इंस्क्रिप्शन, इसे बोलते हो स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शन। स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शन इसे बोलते हो आप एपिग्राफी। क्या? एपिग्राफी, पुरालेख शास्त्र, पुरालेख शास्त्र। कोई पूछे कि अभिलेख के अध्ययन को क्या बोलोगे, तो वह होगा पुरालेख शास्त्र, स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शन, दैट इज नोन एज एपिग्राफी। कौन किसके अंदर आएगा? ये है पुरातात्विक स्रोत। अब पूछा जाए कि भारत में सबसे पुराने पुरातात्विक स्रोत कहाँ से मिलते हैं, याद रख लेना हड़प्पा से। कहाँ से? कहाँ से मिलेंगे? ये हड़प्पा से मिलेंगे। जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे बनते हैं वो मैं सारे बनवा दूंगा आपको। हड़प्पा से मिले हैं, लगभग ये 2500 साल पुराने हैं। 2500 साल नहीं, लगभग 2500 ईसा पूर्व के हैं, लगभग 4500 साल पुराने। ईसा पूर्व जिसे आप बोलते हो बीसी, 2500 बीसी। एक इम्पोर्टेंट है, एक और मिला है आपको। अगर भारत से बाहर पूछे सबसे पुराना, भारत से बाहर सबसे पुराना अभिलेख, सबसे पुराना, याद रख लेना ये है आपका बोंगज कोई। बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है इससे, बोंगज कोई। बोंगज कोई आपका ईरान में है। अब क्वेश्चन क्या बनता है कि सबसे पुराना तो बोंगज कोई मिला हुआ है, लेकिन इस पे लिखा क्या हुआ था, याद रख लेना। इस पे चार नाम लिखे थे, चार देवताओं के नाम, चारों देवताओं के नाम आपको बिल्कुल याद रख लेना है। कौन कौन सा? इंद्र, मित्र, वरुण और नासत्य। याद रख लेना, इंद्र, मित्र, वरुण, नासत्य। तो अभी हमने अभिलेख के बारे में थोड़ा सा देखा। अभिलेख क्या होता है? अभिलेख क्या कुछ नहीं है, किसी भी पिलर पर, किसी भी स्तंभ पर, किसी भी एक शिला पर हम क्या कर देते हैं, एक लेख लिखा देते हैं किसी विशेष राजा के बारे में, राजा हो या सोसाइटी के बारे में। अभिलेख का मतलब ये होता है किसी कोई भी ये धातु पर लिखवा दो या किसी पत्थर पर कुछ लिखवा दो। भारत में सबसे पुराना अभिलेख कब मिला? भारत में सबसे पुराना मिला आपका हड़प्पा से मिला, 2500 साल, 2500 ईसा पूर्व है, लगभग 4500 पुराना है। अगर भारत के बाहर की बात करें तो वो है बोंगज कोई। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। इस पर चार देवताओं के नाम मिलते हैं, कौन कौन से? इंद्र, मित्र, वरुण और नासत्य। क्लियर बात? अच्छा, बात की जाए कि सबसे पहले भारत में अभिलेखों को पढ़ा किसने, तो सबसे पहले भारत में जो अभिलेख पढ़े थे वो जेम्स प्रिंसेप, नाम याद रखो, जेम्स प्रिंसेप। इन्होंने मौर्यकालीन अभिलेख पढ़े थे। किसके? अशोक के अभिलेख पढ़े थे, अशोक के अभिलेख। सन लगभग 1837 का वक्त था जब इन्हें अभिलेखों को पढ़ने में क्या मिली थी, सफलता मिली थी। ये अभिलेख कौन सी लिपि में लिखे होते, क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप बता दोगे ब्राह्मी लिपि। क्लियर? तो बात आ जाती है कि सबसे पहले भारत में अभिलेख किसने पढ़े? जेम्स प्रिंसेप। किसके अभिलेख पढ़े गए थे? अशोक के अभिलेख पढ़े गए थे, सन 1837 के लगभग की बात है। और ये अभिलेख किस भाषा में लिखे गए थे? ब्राह्मी लिपि। कौन सी लिपि में लिखे गए थे? ब्राह्मी लिपि में लिखे गए।
और प्रमुख यदि अभिलेखों की आपको लिस्ट बनानी हो तो वो मैं आपको लिस्ट बनवा दूंगा। फिलहाल आप केवल इनका एक ओवरव्यू लीजिए, इन सब की लिस्ट मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बनवाऊंगा। ये था कुछ पुरातात्विक स्रोत का, अभी हमने केवल ओवरव्यू लिया है कि क्या क्या होते हैं पुरातात्विक स्रोत। अब हम जो दूसरी बात करने वाले हैं पुरातात्विक स्रोत में, एक तो अभिलेख को भी देख लिया, दूसरा एक और आता है सिक्के। सिक्के सबसे अहम रोल प्ले करते हैं। कहीं के भी सिक्के का पता लगा लो तो ये पता लग जाएगा कि वहाँ पर किस प्रकार की धातु का प्रयोग होता था और वहाँ पर किस प्रकार की संस्कृति थी। यदि सिक्के थे तो इसका मतलब है पहले व्यापार होता था। सिक्के पर जिसकी मूर्ति लगी हुई है इसका मतलब पहले लोग उन्हें पूछते थे। क्लियर। अब बात करते हैं सिक्के। तो सिक्के में सबसे पहला क्वेश्चन क्या बनता है कि सिक्कों के अध्ययन को क्या बोलोगे? सिक्कों के अध्ययन को इसे नाम दोगे आप मुद्रा शास्त्र। स्टडी ऑफ कॉइन्स न्यूमिस्मैटिक्स। बहुत इंपॉर्टेंट आंसर है ये, न्यूमिस्मैटिक्स। ये भी कौन सा स्रोत है? ये भी एक पुरातात्विक स्रोत है क्योंकि ये भी खुदाई में ही आपको मिलेंगे। पहले की बात करें तो पहले क्या होता था कि प्राचीन काल में जो सिक्कों पर कुछ लिखा नहीं जाता था, केवल एक साइन बना दिया जाता था। क्या बना दिया जाता था? साइन बना दिया जाता था, केवल चिन्ह को उत्कीर्ण कर दिया जाता। प्राचीन में क्या किया जाता? प्राचीन समय में इनमें चिन्ह को बना दिया जाता था। किन किन को बना दिया जाता था? चिन्ह को बना दिया जाता था। तो इन सिक्कों को क्या बोलते हैं, ये क्वेश्चन होता है। तो इन सिक्कों को बोला जाता है आहत सिक्के। आहत सिक्के। पंचमार्क्ड कौन? क्या? पंचमार्क्ड। तो व्हाट इज ए पंचमार्क्ड कॉइन? पंचमार्क्ड कॉइन इज नथिंग द कॉइन इन विच देयर इज अ पिक्चर ऑफ समथिंग। किसी की पिक्चर हो बट नो लिटरेरी वर्क, कोई भी लिखित कार्य ना हो। बात कर की जाए कि कॉइन के बारे में किसने सबसे ज़्यादा सोने की कॉइन चलाइन किया चला, ये सारा बाकी हिस्ट्री में आगे देखेंगे क्योंकि ये चीज़ें सारी आपको अभिलेखों में मिलेंगी। इसीलिए तो हमने आपको अभिलेखों की लिस्ट नहीं बनवाई, नहीं तो पहले पूरी लिस्ट बनवा देते अभिलेखों की, क्योंकि आप जिसके बारे में पढ़ेंगे उसका अभिलेख भी पढ़ेंगे आप वहाँ पर। केवल आप आज केवल मैं आपको एक इंट्रो दे रहा हूँ, हिस्टोरिकल सोर्स का एक ओवरव्यू दे रहा हूँ। क्यों? आपको ये पता तो लग जाए कि कैसे हम हिस्ट्री को हमें पता लगा हिस्ट्री के बारे में। महल भी मिले, मंदिर भी मिले, पुरातात्विक स्रोत उनके अकॉर्डिंग हमने पता लगा दिया। अब बात करते हैं साहित्यिक स्रोत। कौन सी स्रोत? साहित्यिक स्रोत, लिटरेरी सोर्स। अब ये साहित्यिक स्रोत कौन से होते हैं जरा इनके बारे में एक बार हम नजर डाल लेते हैं। जैसा कि किससे लग रहा है, वर्ड से ही लग रहा है, साहित्यिक, यानी यहाँ पर कोई लिखाई पढ़ाई का काम हुआ होगा। तो पहले प्रिंटिंग मशीन तो होती नहीं थी, नहीं। तो पहले के ज़माने में क्या है कि जो लोग कुछ लिख के रख देते थे और उनके अब से समय मिल गए तो हमने पता लगा लिया कि पहले के ज़माने में सोसाइटी कैसी थी। और ये साहित्यिक स्रोत का जो भारत में उदय की यदि हम बात करें तो वो आपका हो तो गया था आपका हड़प्पा काल से ही, लेकिन हड़प्पा काल की जो साहित्यिक स्रोत है उनको हम पढ़ नहीं पाए। तो जो साहित्यिक स्रोत पढ़े गए हैं वो आपके वैदिक काल से पढ़े गए हैं, वैदिक लिटरेचर को पढ़ा गया है, वेदों से पढ़े गए हैं। यदि हम बात करेंगे भारत में साहित्यिक स्रोत की शुरुआत है कहाँ से चली आ रही है, तो जो साहित्यिक स्रोत हमें शायद हड़प्पा काल से ही मिल रहे हैं, लेकिन कारण ये रहा है कि हड़प्पा वाले जो स्रोत हैं साहित्यिक वाले उनको हम पढ़ नहीं पाए। हड़प्पा कालीन को तो हम केवल पुरातात्विक स्रोत के आधार पर ही हमने उनको जाना। तो लिटरेरी सोर्स में पहले के ज़माने में तो मशीन थी नहीं, प्रिंटिंग मशीन थी नहीं, तो क्या हाथों से लिखे जाते थे। और हाथों से लिखे हुए को जो हाथों से लिखा हो उसे क्या बोलते हो? पांडुलिपि। क्या बोला जाता है? पांडुलिपि। क्या बोला जाता है? पांडुलिपि, रिटन बाय हैंड, दैट इज नोन एज पांडुलिपि को हिंदी में बोलते हो आप मनुस्क्रिप्ट। मनु स्क्रिप्ट रिटन बाय हैंड। तो पहले के जो भी हमें लिटरेरी वर्क मिले वो सारे कैसे हैं? आपके मनुस्क्रिप्ट्स हैं, इससे लिखे गए हैं, हाथों से लिखे गए। इनमें भी दो प्रकार के हम साहित्यिक स्रोत पढ़ेंगे, एक तो धार्मिक साहित्य और धर्मेतर। धार्मिक का मतलब होता है जो आपका एक धर्म से रिलेटेड हो। किससे हो? एक विशेष धर्म को, हिंदू का पढ़ लो अलग, जैन का अलग पढ़ लो, बौद्ध का अलग पढ़ लो। एक धर्मेतर जिनका धर्म से ज्यादा कोई संबंध है ही नहीं, ये तो एक प्रकार के स्रोत ही।
ये हो गए आपके कौन से स्रोत लिटरेरी, इनके बारे में केवल ओवरव्यू लेना है आपको, ज़्यादा नहीं पढ़ना। दूसरा होता है फॉरेन अकाउंट। फॉरेन अकाउंट क्या होते हैं? ऐसे स्रोत कि कोई बाहर का अगर घूमने के लिए भारत में आया और उसे भारत की चीज़ें अच्छी लग गई और उसने भारत के बीच में एक भारत के संदर्भ में एक विवरण लिख दिया, कोई भी किताब लिख मारी। आपको पता है बहुत सारे आए थे, मैगस्टीन आए थे, इंडिका नामक किताब लिखी, मौर्यकालीन साम्राज्य के संदर्भ में लिखी थी। निकोलो कॉन्टी आए थे, ह्यून सेंग आए थे, मार्को पोलो आए थे, ये सारे आए थे। इन्होंने क्या किया, भारत के ऊपर किताबें लिखी और इन्हीं को हमने नाम दे दिया क्या, फॉरेन अकाउंट्स, विदेशी विवरण। तो ये आज हमने ओवरव्यू लिया किसका, हिस्टोरिकल सोर्सेज का। और कल से हम अपनी पूरी एक अच्छी हिस्ट्री की शुरुआत करेंगे, मतलब जहाँ से प्रागैतिहासिक काल की शुरुआत करेंगे, प्री हिस्टोरिकल पीरियड की शुरुआत करेंगे। कैसे मानव ने पत्थर से औजार बनाना सीखा, पत्थर का प्रयोग करना सीखा, और किस प्रकार मानव में के जीवन यापन में धीरे धीरे डेवलपमेंट हुआ और किस प्रकार जो मानव है आज यहाँ तक पहुँचा है, इतना सभ्य मानव बन पाया है। इनके बारे में हम कल पूरा डिटेल में शुरुआत करेंगे, इनको जानेंगे और ये जानेंगे कि कैसा इतिहास रहा है। तो बाकी आप पढ़ते रहिए और देखते रहिए और इसको एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, क्योंकि हिस्टोरिकल सोर्स ही आपका केवल इंट्रोडक्टरी पार्ट है एक, क्योंकि हमें एक ओवरव्यू दे देता है कि हमें किस प्रकार इतिहास के बारे में पता चला। और हमने थोड़ा सा डेट के बारे में भी बता दिया आपको। डेट है BC, इसे आप जो हिंदी में बोलोगे ईसा पूर्व, और इधर हिंदी में बोलोगे आप ईसवी। तो आज हमने कुछ डेटों के बारे में भी जाना और एक ओवरव्यू ले लिया हिस्टोरिकल सोर्स का। आज के लिए केवल इतना ही। अब हम मिलेंगे आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अच्छे से इनको पढ़िए और कमेंट भी कीजिए यदि आपको कोई चीज़ अच्छी लगती है। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय। यदि आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है इससे रिलेटेड तो दीपक राठौर क्लासेस एक टेलीग्राम चैनल है, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए और जो भी आपकी प्रॉब्लम है वो आप प्रॉब्लम हमें सेंड कर लीजिए। ठीक है, अच्छे रहिए, खुश रहिए, कॉन्फिडेंट रहिए और अच्छे से हिस्ट्री पढ़ते रहिए मेरे साथ। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस